आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, जय संविधान। खुशी हो रही है बहनों को देखकर। आज के माननीय सभी स्पीकर्स, जस्टिस अभय टिप्से जी, प्रिंसिपल सेशंस जज कृष्णा यादव जो अभी हमारे साथ बात करके गई, प्रोफेसर अपूर्व आनंद जी, प्रशांत दयाल जी, इकराम भाई, नदीम और शमशाद। I'm very happy to be part of this illustrious group that is speaking today. Audience में सभी साथियों का स्वागत है। शमशाद का खास शुक्रिया करती हूँ कि मुझे यहाँ आज बुलाया और आप सबके समक्ष अपने विचार, अपने ख्याल रखने के लिए, शेयर करने के लिए ये मौका दिया। आज जो आपके समक्ष मैं बात रखने जा रही हूँ वो कोई नई बातें नहीं हैं। रोज़ आप इन सब इंसिडेंट्स को अखबार में या सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, बट ये सब आपके सामने रखने का मकसद एक ही है कि जब तक हम इन इनजस्टिसेस को एक साथ नहीं देखते, उनकी तादाद नहीं समझते, उनका मकसद नहीं समझते, तब तक वो जुनून नहीं आएगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। आए दिन के अत्याचार जहाँ गरीबों पर तो होते ही हैं और जारी हैं, बंद नहीं हुए, वहाँ पिछले एक दायके में ये रिलीजन बेस्ड इनजस्टिसेस हो गई हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय पर एक पर्टिकुलर टाइप की इनजस्टिस देखी जा रही है। मुस्लिम्स के ऊपर लिंचिंग, दलित्स के ऊपर मारपीट और रेप, मानो जैसे रोजमर्रा की बात हो गई। जहां हमारा पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड था, जो अब जैसे प्रशांत दयाल जी ने भी शेयर किया था, अब रिलीजन बेस्ड भी हो गया है और रिलीजन के अंदर भी अलग अलग समुदाय हो गए हैं। ऐसे माहौल में जस्टिस एक्सेस करना और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता जा रहा है। सब माइनॉरिटीज़ की कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए आपके समक्ष कुछ थोड़े एरियाज़ की सिचुएशन शेयर करूँगी। क्योंकि माइनॉरिटीज़ में भी मुस्लिम कम्युनिटी पर इनजस्टिस के तरीके और तादाद बहुत चौंका देने वाली हैं, इसलिए आज मेरा फोकस मुस्लिम कम्युनिटी पर जो गुजरात में फेस करती है और विमेन की सेफ्टी पर और उनकी सिक्योरिटी की सिचुएशन पर, उस पर ही ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। बहुत बेसिक एरिया जो पहले जहाँ आता है वो है हाउसिंग एंड शेल्टर। अहमदाबाद शहर में बहुत आम हो गया है कि मुस्लिम्स, दलित्स और हिंदूज़ अलग अलग एरियाज़ में रहेंगे। कोई बिल्डर मिक्स्ड कम्युनिटी को नहीं बेचता। सबसे पहले अशांत धारा का रूल लागू किया गया था डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, कि कोई जोर जबरन से सेल ना हो। वहीं आज उसके मायने और उसका इम्प्लीमेंटेशन टोटली अलग हो गया है। गुजरात में अहमदाबाद शहर, आनंद, बड़ौदा में अशांत धारा के केसेस सबसे ज़्यादा देखने में आए हैं। बड़ौदा की हरणी सवा लिंक रोड पर आई और ये बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है। मोटनाथ सोसाइटी के रहवासी प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम फैमिली को घर अलॉट किया गया है। कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए मुस्लिम फैमिली को रीलोकेट किया जाए, ये मांग वहाँ के रहवासी कर रहे हैं। ऑडियंस में शायद बैठी हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर पंक्ति जो मेरी साथी भी हैं और दोस्त भी हैं, उनके ऊपर आप बीती ये है, क्योंकि उनकी साथी क्रिश्चियन समुदाय के होने की वजह से कलेक्टर सेल की परवानगी नहीं दे रहे थे, और ये वेजलपुर एरिया की बात है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी के पास फ्रीडम नहीं है कि वो जहां चाहें वहां घर खरीद सकें। यही सेम बात दलितों पर भी लागू होती है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां
खरीदना और सेल नहीं हो पाता। कहने को हम एक आज़ाद देश में रहते हैं जहां हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स हैं, बट प्रैक्टिस में हमारे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन वेटोज क्रिएट कर रहा है। रहठान का दूसरा पहलू देखें तो द्वारका ज़िले में कई जगहों पर एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पे बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ दिए गए। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के कुछ महीनों में द्वारका ज़िले के हर्षद बंदरगाह पर घर डिमोलिश किए गए, जिसकी वजह से 2000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। कहा गया 102 एनक्रोचमेंट्स हटाए गए। यहाँ पर 2 दिन तक डिमोलिशन जारी रहा, घरों के साथ मस्जिद भी तोड़ी गई। तीसरे महीने का ही और एक एग्जाम्पल है, द्वारका ज़िले में नवद्रा बंदर में 72 घरों को तोड़ा गया। कहा गया कि 2.25 लाख फुट ज़मीन खुली करवाई, यहाँ पर भी मस्जिद टूटी। 16/3/2023 की बात है, जूनागढ़ में दौलतपरा मार्केट यार्ड में जहाँ लोग 40 साल से भी ज़्यादा से रह रहे थे, उनके घरों को भी तोड़ा गया। चौथे महीने की बात है, मेहमदाबाद में प्राइवेट मालिकी वाले घरों को भी रमज़ान के वक्त अर्बन अथॉरिटी ने तोड़वाया। और यही किस्सा सुरेंद्रनगर का भी है कुछ ही महीनों के बाद। हम सबको ये पता है कि सीएए एनआरसी की देश भर में प्रोटेस्ट के दौरान यूपी के सरकार ने ये नया हुक्म दिया था कि प्रोटेस्टर्स की प्रॉपर्टी सरकार अटैच कर लेगी। अब ऐसा लगता है कि ये बुलडोज़र पॉलिसी में तब्दील हो गई है। ये सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, गुजरात में भी ये कोशिश की जा रही है। हाल ही में खेड़ा ज़िले में कटलाल में क्राइम, जो शमशाद ने भी बताया था, कटलाल में क्राइम में इन्वॉल्व होने के कारण सिविक अथॉरिटीज़ ने एक घर डिमोलिश करने की धमकी दी थी। मेरा घर ना टूटे उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या मेरे पास एक्सेस टू जस्टिस है? ऐसे में क्राइम रेट का क्या होगा? अगर घर टूटते गए इस तरह से, लोग रास्ते पे आते गए, तो फिर क्या? एक शेल्टर का ऑप्शन दिए बिना सरकार लोगों के घर तोड़ती है, तो हम कैसी दुनिया कायम करने जा रहे हैं? दूसरे मुद्दे पे आती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत अहम है, नेचुरली बहुत अहम है। वो है विमेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू। गुजरात के आंकड़े शेयर कर रही हूँ। 23,117 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन दर्ज हुए 2018 से 2022 तक। पिछले 3 सालों में 6,619 रेप केसेस दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस अहमदाबाद शहर में दर्ज हैं, जिसमें 1065 रेप केसेस और 16 गैंग रेप केसेस हैं जो पुलिस द्वारा रजिस्टर हुए हैं। सरकारी आंकड़े खुद ये सवाल खड़े करते हैं कि जो सेफेस्ट स्टेट इन द कंट्री का दर्जा गुजरात के पास था, वो किस बुनियाद पर है। और ये आंकड़े उन केसेस के हैं जो दर्ज हुए। हाल ही में राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आरकोट पुलिस स्टेशन में 1 महीने की जिद्दोजहद के बाद एक केस दर्ज हुआ, जिसमें 3 आरोपियों में सिर्फ 2 को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके कि पुलिस को ये पता था कि जो तीसरा आरोपी है वो कहाँ अवेलेबल है। पीड़िता को यकीन था कि आरोपी 4 हैं। क्या आप उस पीड़िता की मानसिक हालत समझ सकते हैं जो 18 दिन चौथे आरोपी को खुद अपनी फैमिली के साथ ढूंढती रही हो? उस पर 1 वर्ष से ज़्यादा अत्याचार हुआ था। उसने शहर छोड़ने की कोशिश करी थी, पर उससे अगवा करके वापस लाया गया। ये किस्सा है डीबी कन्या छात्रालय का, जिन 3 लोगों के अगेंस्ट केस दर्ज है, उनमें से कुछ छात्रालय के ट्रस्टी भी शामिल हैं।
आरोपियों को बेल मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पीड़िता को बेल अपोज करने का मौका नहीं दिया गया। आप सोचिए, ऐसे केस में एफआईआर दर्ज करने में 1 महीना क्यों लगे? ऐसे केस में हमारी जवाबदारी क्या बनती है? नागरिक होने के नाते क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले? नज़दीक के दिनों में हमने गुजरात पुलिस द्वारा पब्लिक फ्लॉगिंग के भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, जहां दोनों दलित और मुस्लिम समुदाय के साथ इनजस्टिस हुआ है। 2016 में ऊना के केस को हम नहीं भूल सकते, और अक्टूबर 2022 में खेड़ा में 3 मुस्लिम समुदाय के आदमियों के साथ पब्लिकली मारपीट की गई, वो भी बहुत चौंकाने वाला किस्सा है। ये सरकार और सरकारी तंत्र का नया ट्रेंड चला है कि कोर्ट के बाहर गुनाह तय भी किया जाता है और सज़ा भी पब्लिकली दी जाती है, और इसमें सही गलत की कोई जगह नहीं। अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप दलित हो, या आप आदिवासी हो, नारी स्त्री हो, तो आप गुनहगार हो। मुद्दों का अंत नहीं है। मैंने वही मुद्दों की तरफ इशारा किया है जो बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। पर मेन पॉइंट ये है कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुन कर लाए हैं वो कानून का दुरुपयोग सिटीजन्स के अगेंस्ट करें, क्या हमें ये मंजूर है? आज की तारीख में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने जो ये मीटिंग बुलाई है, उसका टॉपिक ये क्यों रखना ज़रूरी पड़ता है? इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस, अपहोल्डिंग लीगल राइट्स। हमारी एक कानून व्यवस्था है, एक संविधान है, वोटों द्वारा चुनी गई सरकार है, तब भी हमको प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स पर एक मीटिंग रखनी ज़रूरी लग रही है। हमको किससे प्रोटेक्शन चाहिए? आज की इस चर्चा के संदर्भ में ये थोड़े झंझोड़ देने वाले सवालों के साथ मैं अपना टॉक ख़त्म करती हूँ। मेरी दिल से ये दुआ है कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स becomes a strong platform that ensures access to justice for all minorities. Thank you. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।